जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है भोजन और स्वास्थ्य। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि भोजन वे पोषक पदार्थ होते हैं जो हमें जीवित रखने के लिए, हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि करने में, और यदि हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई है, यदि कोई ऊतक हमारा टूट गया है, तो उसकी मरम्मत करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उन्हीं पोषक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। ठीक है। भोजन को मुख्यतः 3 प्रमुख वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, अर्थात जिनसे केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूसरा है शरीर के निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर में टूट फूट और मरम्मत करने का काम करते हैं और शरीर को डेवलप करवाते हैं। तीसरा है रोधी क्षमता वाले, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर में होने वाले रोगों से लड़ते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रोधी क्षमता प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो ये हमारे बटे हुए 3 भागों में, और तीनों के आपको केवल नाम पढ़ना है। ठीक है। अब आगे है इसमें कि भोजन के अवयव या भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो घटकों की या उनके अवयवों की संख्या होती है, मुख्य रूप से कितनी होती है, 7। जिनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा कहते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रोटीन। तीसरा है वसा। चौथा हम इसमें पढ़ेंगे खनिज पदार्थ या खनिज लवण। दोनों बातें आप इसमें याद रखेंगे। अगला पढ़ेंगे हम इसमें विटामिन के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम जल, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे रेशे, या इन्हीं को आप बोलते हैं फाइबर्स या फिर रुक्षांश। तो ये 7 मुख्य रूप से क्या होते हैं, हमारे भोजन के अवयव या घटक होते हैं। और इन सातों में भी जो मुख्य रूप से पढ़ते हैं अपन, वह कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्योंकि इन्हीं तीनों का क्या करते हैं, हम पाचन करते हैं। बाकी शेष चारों का हम क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है। ये बात आपको इसमें याद रखना है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहला बिंदु है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह कैसे होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं, अर्थात ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला बिंदु है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में क्या बनता है, ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो उससे शरीर के लिए क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है। और आगे चल के यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, अर्थात टूट जाता है, और हमारे शरीर को क्या देता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत होता है, जो कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया के दौरान बनता है। यह होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करते हैं। ठीक है। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः 1:2:1 होता है। अर्थात कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन होगा 2, और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 के अनुपात में। ठीक है। आगे है कि कार्बोहाइड्रेट का आधारभूत सूत्र क्या होता है, तो CH2O, और होल क्या करेंगे, N बराबर होती हैं हमारी संख्याएं, और ये संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं हमारी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमें इसका आधारभूत जो सूत्र है उसे याद रखना है। ठीक है। आगे है कि शरीर की जो कुल ऊर्जा होती है उसका लगभग 50 से 80% जो ऊर्जा का भाग होता है वह हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला बिंदु है कि 1 ग्राम यदि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, शक्कर, गन्ना, गुड़, शहद,
मतलब ये इतनी इतनी चीज़ें यहाँ से आप पढ़ेंगे। शक्कर, गन्ना, गुड़, शहद तो सभी मीठे हैं, तो इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, इन तीनों चारों की प्रजाति लगभग एक जैसी है। उसके बाद है रसीले फल, साथ में है फिर आलू, शकरकंद, चुकंदर और अरबी, इनकी प्रजाति एक जैसी है। लास्ट में है दूध, केला और मांस। तो ये जो मैंने जितने भी नाम लिखे वो सभी क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कितने पढ़े जाते हैं, 3 प्रकार पढ़े जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मोनोसैकेराइड, इसे हम हिंदी में एकल शर्करा कहते हैं। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो आधारभूत सूत्र होता है वह CH2ON होता है। ठीक है, और इसके जो रूप होते हैं वह अलग अलग होते हैं। जैसे पहला लिखा है ट्रायूज। ट्रायूज का मतलब होता है कि यदि n का मान अपन 3 रखें, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इसको अपन बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। दूसरा है टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब होता है n की संख्या आपको 4 रखना है, यहाँ रखे 4 तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इससे अपन बोलते हैं इरेथ्रोज। उसके बाद है एन पेंटोज। एन की संख्या आप रखोगे 5, और जब एन की संख्या 5 रखते हैं तो यहाँ वैल्यू बनेगी C5H10O5। और ये क्या होता है हमारा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, जिसे आप DNA और पहले वाले को RNA कहते हैं। तो RNA और DNA में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आंसर आ जाएगा पेंटोज। उसके बाद है हेक्सोज। इसमें N की संख्या आप रखेंगे 6 तो बनेगा C6H12O6। ये कौन कौन से होते हैं, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन तीनों में कौन सा वाला होगा, मोनोसैकेराइड। जितने भी मैंने ये पीछे एग्जाम्पल लिखे, यही एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है कि इन सभी में कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसमें डाइसैकेराइड, जिसे हिंदी में द्वि शर्करा या फिर ओलिगोसैकेराइड के नाम से हम इसे जानते हैं। जब हम किसी एक एकल शर्करा में हम एक और एकल शर्करा को आपस में जोड़ देते हैं, अर्थात जब दो मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ते हैं तो बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम द्विशर्करा कहते हैं। और इसका जो आधारभूत सूत्र होता है वह C12H22O11 होता है। और इसके जो उदाहरण है वह क्या है, सुक्रोज, माल्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों क्या कहलाते हैं, हमारे डाइसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉलीसैकेराइड, जिसे हिंदी में बहुशर्करा कहते हैं। तो जब हम एक मोनोसैकेराइड मतलब एकल शर्करा को और एक डाइसैकेराइड मतलब द्विशर्करा को आपस में जोड़ देते हैं तो बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम बहुशर्करा कहते हैं। ठीक है, इसका जो आधारभूत सूत्र होता है वह है C6H12O5 और होल N। ठीक है, आगे है, यह जल में कैसा होता है, अघुलनशील होता है। वेरी मोस्ट IMP पॉइंट, कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि जल में नहीं घुलते हैं, तो आंसर हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। इससे पहले जो हमने ऊपर पढ़े थे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे है, यह मुख्यतः पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। आगे है, पॉलीसैकेराइड आवश्यकता पड़ने पर जल के अपघटन के द्वारा, मतलब जल में तो ये घुलते नहीं है लेकिन जल की उपस्थिति में ये किस में टूट जाते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, जल में डालेंगे तो ये नहीं घुलेंगे लेकिन उसके अपघटन की प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे है इसी में बहुशर्करा। बहुशर्करा का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड, जो कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं, को ही संग्रहित ईंधन कहा जाता है। स्टोर्ड फ्यूल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आगे है इसके उदाहरण, मंड या स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। और आपको इन्हीं के नाम इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे है इसमें कार्बोहाइड्रेट के उपयोग। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या उपयोग होते हैं, सबसे पहला है यह
वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करता है। वसा कहाँ पर होता है? हमारी त्वचा के नीचे। जब उसके रूप में ये जमा होने लगता है तो उसी को अपन बोलते हैं संचित भोजन। ठीक है। जब कभी हम व्रत रखते हैं तो भोजन नहीं कर पाते हैं, फलाहार वगैरह करते हैं, तो उस केस में हमारे जो फैट होता है, जो वसा है, उससे क्या मिलता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? संचित भोजन कहते हैं। आगे है डीएनए और आरएनए का जो प्रमुख घटक होता है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। डीएनए और आरएनए में पेंटोज नाम का मोनोसैकेराइड पाया जाता है। अभी हमने आगे पीछे इसमें पढ़ लिया था। ठीक है। आगे है यह मंड के रूप में संचित ईंधन का काम करता है। जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सभी के सभी संचित भोजन का काम करते हैं, जिन्हें हम संचित ईंधन के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से या उसकी अधिकता से होने वाले विकार। यदि मानव के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अचानक से बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में उसे जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसका नाम क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। और यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो उसे पढ़ते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे है इसमें कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला बिंदु है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर कीटोन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। तो पहला बिंदु आप इसमें ये याद रखेंगे। अगला बिंदु है कि जो ग्लूकोज होता है जिसे अपन C6H12O6 के नाम से जानते हैं, उसी को डेक्सट्रोज या फिर हेक्सोज भी कहते हैं। तो ये दो नाम होते हैं किसके? ग्लूकोज के, जो कि आपको इसमें याद रखना है। आगे है इसे स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जब स्टार्च का जल अपघटन होता है तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। आगे है कि इसे मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि इमरजेंसी में यदि कोई बीमार है तो इमरजेंसी में उसे एनर्जी देने के लिए जो बोतल आपको चढ़ाई जाती है, ड्रिप, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसलिए ग्लूकोज को हम तात्कालिक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे है इसमें फ्रक्टोज या फ्रक्टोज, जिसे क्या पढ़ते हैं अपन? C6H12O6। कहाँ से मिलता है? फलों से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? फ्रक्टोज कहलाता है। आगे है प्राकृतिक फ्रक्टोज को हम लेबुलोज, LAEVU लेबुलोज के नाम से जानते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक फ्रक्टोज को हम किस नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा लेबुलोज। ठीक है। अब आगे है इसमें सुक्रोज। सुक्रोज को C12O22O11 के फार्मूले से हम पहचानते हैं। इसे ईछू शर्करा या गन्ने की शक्कर के नाम से अपन जानते हैं। तो शक्कर के रस से गन्ने के रस से प्राप्त होने वाली जो शक्कर होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। ठीक है। जल अपघटन के बाद में ये जो सुक्रोज होती है वह किस में चली जाती है? ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। आगे है इसे अपव्रत शर्करा या इन्वर्ट शुगर के नाम से भी हम जानते हैं। ये वाला पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे है माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है? C12H22O11, और इसे अपन माल्ट शर्करा कहते हैं, माल्टोज को। और ये हमें अनाजों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें अनाजों से। तो अनाजों से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है वह अल्कोहल के निर्माण से किया जाता है, या अल्कोहल को बनाने में हम माल्टोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे है लैक्टोज। फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। इसको अपन क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। तो दूध से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहा जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा कहते हैं।
अर्थात दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है? लैक्टोज होता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, आगे है, यह लैक्टोज और ग्लूकोज से क्या होता है? निर्मित होता है। जो हमने पीछे पढ़ा है लैक्टोज, जो कि लैक्टोज से और ग्लूकोज से क्या होता है? निर्मित होता है। आगे है स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होगा C6H11 और O5 पे होल N। ये पावर लगी होती है बाहर नीचे की तरफ, तो इसी का नाम क्या होता है? स्टार्च, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? मंड कहते हैं। तो सभी प्रकार के जो बीजों, अनाजों के बीज होते हैं, उनके ऊपर का जो परत होता है, उसी परत को क्या कहते हैं? अपन स्टार्च कहते हैं। जैसे यदि आपने मूंगफली खाई हो, तो मूंगफली को जब अपन छीलते हैं तो उसके ऊपर जो लाल लाल कवरिंग होती है, छिलका होता है, वही क्या कहलाता है? हमारा स्टार्च कहलाता है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है दवाइयों के कैप्सूल बनाने में करते हैं। जो हम कैप्सूल खाते हैं दवाइयों के, दवाई उसके अंदर भरी होती है और ऊपर का जो कवर होता है वो काय का बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ठीक है, आगे है, जब स्टार्च को हम क्या करते हैं? पचाते हैं, तो पहले स्टार्च किस में चेंज होता है? माल्टोज में। उसके बाद फिर बाद में क्या चला जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो आपको याद रखना है कि स्टार्च के पाचन की क्रिया में स्टार्च पहले माल्टोज में जाता है और माल्टोज के बाद में काय में आता है? वो ग्लूकोज में आता है। ठीक है, अब आगे है इसमें सेल्यूलोज, जिसका फॉर्मूला है C6H11O5 पे होल N। यह पेड़ पौधों की छाल और घास में मुख्य रूप से क्या होता है? पाया जाता है। पेड़ पौधों को आपने देखा होगा, उनका जो तना होता है और तने के बाहर का जो कठोर भाग होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं। और पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, इसी सेल्यूलोज से क्या होती है? बनी होती है। यदि हम अपनी बात करें मानव, तो मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है, परंतु जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वह क्या करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। अगला बिंदु है इसी में काइटिन। तो इसका फॉर्मूला भी सेम सेल्यूलोज की तरह ही होता है। ये क्या होता है? जितने भी जलीय जीव होते हैं, जैसे क्या? मछली, तो मछली की त्वचा दिन भर काय में रहती है? पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो गलती नहीं है। यदि हम लोग जनरली 1 या 1.5 घंटे पानी में कपड़े धो लें, ठीक है, तो हमारी जो त्वचा होती है, हमारे जो हाथ होते हैं और पैर का जो तलवा होता है, उसका जो स्किन होता है वह बाहर निकलने लगता है। लेकिन मछली 24 घंटों पानी में है, फिर भी वो गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक चमकदार सतह पाई जाती है। उसी चमकदार सतह का नाम क्या होता है? काइटिन होता है। ठीक है, और जितने भी कीट पतंग होते हैं, जैसे कॉकरोच देखा होगा आप लोगों ने, कॉकरोच मुख्य रूप से, तो उनकी भी त्वचा के ऊपर भी क्या होती है? चमकदार सतह होती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? काइटिन कहते हैं। ठीक है, आगे यदि हम इन तीनों की बात करें, फ्रक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है? तो फलों से जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं फ्रक्टोज, गन्ने से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सुक्रोज, और जनरली जो अनाजों से प्राप्त होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? माल्टोज। लेकिन उसी के पाचन के बाद में क्या मिलता है हमको? ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है? फ्रक्टोज। उससे कम मीठा क्या होता है? सुक्रोज। और सबसे कम मीठा क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये तीनों का क्रम आपको याद रखना है कि सबसे मीठा क्या है? ये, और सबसे कम मीठा कौन होता है? ग्लूकोज। आगे है राइबोज। राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5। यह 5 कार्बन वाला क्या होता है? मोनोसैकेराइड वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि आरएनए में और डीएनए में मुख्य रूप से क्या होता है? पाया जाता है, और इसे हम पेंटोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें शर्करा कार्बोहाइड्रेट एवं अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। तो शर्करा कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं शर्करा। और जो स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे नहीं होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। शर्करा कार्बोहाइड्रेट जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, लेकिन अशर्करा कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। और इसके क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोजन, मंड, सेल्यूलोज और काइटिन।
तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखना है कि जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और जो नहीं होते हैं उन्हें अपन अशर्करा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें अपचाई कार्बोहाइड्रेट, जिसे अपन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और एक अनअपचाई कार्बोहाइड्रेट जिसे अपन नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो अपचाई कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के मोनोसैकेराइड हैं और जितने भी प्रकार के डाइसैकेराइड हैं, केवल किसको छोड़कर, सुक्रोज को, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, अपने आप में अपचाई कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सुक्रोज और सभी प्रकार के पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, अपने आप में अनपचाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित इतने बिंदु आपको इसमें याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे है इसमें प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, जिन्हें अपन इंग्लिश में कहते हैं अमीनो एसिड, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं यहीं पे, इन्हें क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल के संयोग से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं। तो ये नंबर आपको इसमें याद रखना है कि 20 अमीनो अम्ल का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है, नाइट्रोजन। अर्थात जितने भी प्रोटीन होते हैं वह कैसे होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, आगे है प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग है वह सबसे पहले जे वर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो ये भी बात आपको इसमें याद रखना है। आगे है कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, अगला बिंदु है कि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। ठीक है, आगे है इसमें कि प्रोटीन की कमी से जो शिशु होते हैं उनमें सूखा रोग, जिसे अपन मैरास्मस रोग, या फिर इसी की कमी से क्वासियोर कॉर नामक रोग हो जाता है। तो एक तो ये मैरास्मस याद रखेंगे आप, और दूसरा याद रखेंगे क्वासियोर कॉर। ये दोनों कब हो जाते हैं, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है। और किन में होते हैं, मुख्य रूप से केवल बच्चों में, वो भी नवजात शिशुओं में। ठीक है, आगे है कि प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है, एक जैव अणु होता है। ठीक है, आगे है कि प्रोटीन जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं। मतलब इसी के बिहाफ पर हमारा जो शरीर होता है और हमारा जो जीवन होता है वह क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, आगे है इसमें कि सभी प्रोटीन जो होते हैं वह अल्फा अमीनो एसिड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। जितने भी प्रकार के अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं उनके बहुलक क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोटीन कहलाते हैं। और यदि हम बात करें अमीनो एसिड की, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वह क्या होता है, NH2, और इसी में क्या होता है, कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह होता है। कहने का मतलब ये होता है कि प्रोटीन के अंदर एक तो अमीनो अम्ल और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, और इन दोनों को जोड़कर ही क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। तो अभी फ़िलहाल में आपको प्रोटीन के बारे में इतनी ही बातें याद रखना है। आगे हम प्रोटीन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस क्लास की जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।